ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन डॉक्टर सुवई को देखते हैं, जो एक फेमस सर्जन है। बैक टू बैक सर्जरी के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई रेस्ट कर रही थी। इतने में एक और इमरजेंसी पेशेंट आता है जिसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत होती है। वो नर्स से कहती कि इसे ओटी में लेकर जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो। तभी वही को चक्कर आने लगते हैं। एक नर्स उसे पकड़ती है और पूछती कि डॉक्टर सु, आपको क्या हुआ? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। वो कहती कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए मेरे पेशेंट की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और मदर की जान भी खतरे में होती है। आगे हम देखते हैं कि वही की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। तभी उसके पास वही पेशेंट आती है जिसका अभी ऑपरेशन हुआ था। इसका नाम सिन है। वो वही के पास आकर उसके बाल पकड़ लेती है और उस पर ब्लेम लगाती है कि तुम एक कातिल हो, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। एक नर्स वहाँ पर आकर उसे समझाती है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये डॉक्टर वही है और इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। वही कहती कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया था, तुम्हारे लॉस के लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन सिन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो वही पर चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, तुमने इंटेंशनली उसे हर्ट किया है। और वो सीजर से वही के हाथ पर अटैक कर देती है। नर्स सीन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वही को पकड़कर ड्रेसिंग के लिए ले जाने लगती है। तभी सीन का हस्बैंड आ जाता है और उसे उठाता है। वो अपने हस्बैंड से वही की कंप्लेन करती है कि इसने हमारे बच्चे को हमसे छीना है, इसे पनिश करो। सीन का हस्बैंड वही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो। लेकिन वो जैसे ही वही का फेस देखता है तो स्पीचलेस हो जाता है। सीन कहती कि क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसने हमारी फैमिली हमसे छीन ली, अगर तुमने इसके लिए इसे सजा नहीं दी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। वही कहती कि अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो मैं कौन हूँ? एक्चुअल में वो बंदा वही का हस्बैंड होता है जिसका नाम जाओ है। वो वही को पिछले 5 सालों से चीट कर रहा होता है। वही कहती है कि तुम अपनी मिस्ट्रेस का बेबी मुझसे डिलीवर कराना चाहते थे, तुम्हें खुद को मैन कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? सीन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा हस्बैंड है। वही जाओ से कहती कि तुमने मुझे बोला था कि तुम स्पेशल मेडिसिन पर काम कर रहे हो, इसीलिए घर से बाहर रहते हो, क्या ये है तुम्हारा स्पेशल वर्क? जाओ कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था और मैंने डिवोर्स पेपर भी बनवा लिए हैं। जो सुनकर वही की नर्स को गुस्सा आता है। वो कहती कि तुम एक सेमलेस पर्सन हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, दिख नहीं रहा डॉक्टर वही के हाथ से कितना खून बह रहा है, उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सीन उससे कहती है कि इसने मुझे हर्ट किया है, क्या तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लोगे? जाओ वही से कहते कि सुना नहीं तुमने, सिन से माफ़ी मांगो। वही कहती कि ऐसा सपने में भी मत सोचना। सिन चिल्लाने लगती है कि मैं सॉन्ग फैमिली की डॉटर हूँ, मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से बेन करवा दूंगी। वही के हाथ से कुछ ज़्यादा ही खून बह रहा होता है। उसको देखकर जाओ को बुरा लगता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। तो सिन पेट दर्द का बहाना बनाकर उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। देन जाओ उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन सिन वही को देखकर मिस्टीरियस हंसने लगती है, जैसे वो उसे बताना चाह रही हो कि मैं जाओ की लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ और तुम कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे वही को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने सॉन्ग फैमिली की डॉटर को ऑफेंड किया था। वो अपना सामान लेकर हॉस्पिटल से जा रही होती है और सोच रही होती है कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बर्बाद हो गई है। लॉबी में न्यूज़ चल रही होती है कि 5 सालों में हू ग्रुप सिटी की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वही दूसरी तरफ हम इस ड्रामा के हीरो मिस्टर हू चैन को देखते हैं। वो अपनी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आया होता है। नर्स भागते हुए वही के पास आती है और उसे एक स्लीप देते हुए कहती है कि ये मुझे डीन ने आपको देने के लिए बोला है। वो फैमिली का यंग मास्टर अपनी ग्रैंडमा के लिए अच्छी फिजिकल थेरेपिस्ट सर्च कर रहा है। आपके मॉम के नर्सिंग होम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पर ट्राई क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छी सैलरी मिल जाएगी। वही नर्स को कहती है कि मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वही अपने रिज्यूमे के साथ हू फैमिली के एड्रेस पर पहुँच जाती है न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने और इतना बड़ा घर देखकर सरप्राइज हो जाती है। लेकिन वहाँ पर और भी लड़कियाँ आई होती हैं। वही सोचती है कि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ है, बाकी कैंडिडेट्स भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो लड़कियाँ अपने बाल और मेकअप को ठीक कर रही होती है। उनको देखकर वही को नर्वसनेस हो रही होती है क्योंकि वो सभी लड़कियाँ बहुत ही बन कर आई होती है और हमारी वही सिंपल सी जींस टॉप में होती है। चेन का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि तुम सब रेडी हो जाओ, मिस्टर हू यहाँ पर आने ही वाले हैं और कोई भी उनसे फालतू की बकवास मत करना। और सभी कैंडिडेट्स को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए 10 मिनट मिलेंगे और सिलेक्शन मिस्टर हू के मूड पर डिपेंड है, तो बाद में कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, वरना तुम लोग जानती ही हो मिस्टर हू क्या कर सकते हैं। एक लड़की वहीं पर हंसते हुए कहती है कि तुम इन कपड़ों में यहाँ पर कैसे आ सकती हो, तुम्हें लगता है कि मिस्टर हू इस हुलिये में तुम्हें पसंद करेंगे? वही कहती कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस ड्रेस में?
दूसरी लड़की कहती कि वो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो वरना मैं तो हंस हंस कर ही मर जाऊंगी। क्या तुमने यहाँ आने से पहले खुद को शीशे में नहीं देखा? इवन तुम तो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए भी वर्थ इट नहीं हो। वहाँ पर एक लिली नाम की लड़की होती है। सभी लड़कियाँ उसकी तारीफ कर रही होती है कि ये इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी है, हम जानते हैं कि मिस्टर वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। वही सोचती कि मेरे पास मेरी स्किल्स और एबिलिटी है तो मुझे किसी को अपने लुक से इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके पास मैसेज आता है जल्द से जल्द नर्सिंग होम का बिल पे करने का। देन वही याद करने लगती है कि उसके चीटर हस्बैंड ने उसे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया था सीन के साथ मिलकर, ये कहते हुए कि ये घर मेरा है और हम दोनों के डिवोर्स के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकती। वही कहती कि ये घर हम दोनों ने मिलकर लिया था और तुमने मुझे सीन के लिए चीट किया है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए ना कि मुझे। सीन कहती कि डियर वही शायद तुम भूल गई हो कि तुम पुअर फैमिली से हो। अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी मॉम के नर्सिंग होम में कॉल करके उनका ट्रीटमेंट रुकवा सकती हूँ। और वो किसी को फ़ोन करने लगती है जिस पर वही कहती कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम दोनों मेरी मॉम को बीच में मत लाओ। अब प्रेजेंट में वहाँ पर चैन भी आ जाता है। वो उन सभी लड़कियों को देख रहा होता है और सोचता है कि ग्रैंडमा बहुत बीमार है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मुझे इन लड़कियों में से किसी एक को अपनी वाइफ सेलेक्ट करना होगा। मतलब कि सभी लड़कियां यहाँ पर चैन की वाइफ बनने का इंटरव्यू देने आई थी। चैन सोचता है कि ये ग्रैंडमा की आखिरी विश है। वो एक एक करके सभी लड़कियों के पास जाता है। सभी लड़कियां रिच फैमिलीज की डॉटर होती है। वो अपने बारे में चैन को बता रही होती है। लिली कहती कि आपको याद है 9th में हम लोग सेम क्लासमेट थे और स्कूल के बाद मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ग्रेजुएशन की है, क्या मैं आपकी पर्स चेक कर सकती हूँ? ये कहते हुए वो उसे अपना नेल आर्ट दिखाने लगती है। चैन नो थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाता है। देन वो वही को देखता है जो उसे सिंपल और सोबर लगती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ, तुम मेरे साथ अंदर चलो। जो सुनकर बाकी सभी लड़कियां तो हैरान रह जाती हैं कि मिस्टर वो इस लड़की को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है। उन्हें अपने डिसीजन पर फिर से सोचना चाहिए। चैन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस कभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करते, अच्छा होगा अभी के अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं कि वही और चैन एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। इसे बताती कि मेरा लास्ट नेम सू है, आप मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो। चैन कहता है कि मैं सू, हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आना चाहिए। वो उसे कहती कि आप सही कह रहे हो और उसके हाथ में अपना रिज्यूमे पकड़ा देती है। चैन सोचता है कि ये तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई है, लगता है ये हु फैमिली में शादी करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। देन वो उसका मैरिटल स्टेटस देखकर पूछता है कि क्या तुम ऑलरेडी मैरिड हो। वो बताती है कि मैं विडो हूँ क्योंकि वो तो जाओ को मरा हुआ ही मान चुकी थी। वो कहती कि क्या आपको इससे कोई फ़र्क पड़ता है। चैन सोचता है कि वैसे भी ये शादी मैं ग्रैंडमा के लिए कर रहा हूँ, फिर ये लड़की विडो हो या डिवोर्सी, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट पेपर वही को देने के लिए कहता है और उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़कर इस पर साइन कर दो। वही एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या मैं पास हो गई। चैन सोचता है कि ये लड़की गोल्ड डिगर है और कुछ भी करके हु फैमिली में आना चाहती है। फिर उससे कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है लेकिन हमारी कॉपरेशन कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। वही कहती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी ना लगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू मत करना। और फिर वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े भी नहीं उस पर साइन कर देती है। चैन उसे कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हारी हेल्प कर देगा तुम्हारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करवाने में, जिस पर वो कहती कि मुझे यहाँ पर शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत है। चैन कहता है कि अगर तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आओगी तो हमारा एग्रीमेंट पूरा कैसे होगा। वही सोचती है कि लगता है इनकी ग्रैंडमा की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और उन्हें कभी भी थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मेरा हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो वो चैन से कहती कि मैं यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले आपको अपनी सर्विस का डेमो दिखाना चाहती हूँ कि आपको मेरी सर्विस से सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं, अदरवाइज हम कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो आप एक काम करो, यहीं पर सोफे पर लेट जाओ। वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर लेट जाऊँ। वो बहुत ही कैजुअली कहती है कि अगर आप सर्विस ट्राई नहीं करोगे तो आपको मेरी स्किल का पता कैसे चलेगा। चैन सोचता है कि ये क्या बकवास कर रही है। असिस्टेंट कहते हैं कि मैं आपका बाहर वेट करता हूँ। वो शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। वही चैन को सोफे पर लिटा देती है और उसकी ग्लासेस उतार कर कहती है कि मैं थेरेपी स्टार्ट करने वाली हूँ, अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगे तो आप बता देना। अब आप अपनी आइज़ क्लोज कर लो। देन वो उसको मसाज करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरह से वो चैन को टच करती है उससे चैन की पूरी बॉडी में 440 वोल्ट का करंट लगने लगता है। वही सोच रही थी कि हाथ में चोट लगने की वजह से वो अच्छे से मसाज नहीं कर पा रही होगी, इसलिए वो चैन से कहती कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता दो, मैं मसाज स्टॉप कर दूंगी और फिर मुझे अपने लिए न्यू क्लाइंट देखना होगा। चैन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहते कि मिस सू अब तो कहीं और जाने का सोच नहीं सकती। वही नर्वस हो जाती है और कहती कि मिस्टर हु आप ये क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वो कहता है कि एक बार जो एग्रीमेंट साइन हो जाए मैं उसे कैंसिल नहीं करता और हाँ तुमने पास में जो कुछ भी किया हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर में किसी और क्लाइंट का सोचना भी मत।
वही कहती कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही डोमिनियरिंग है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती कि मैं यहाँ पर काम करने आई थी, ना कि खुद को सेल करने। जो सुनकर चैन उसकी तरफ मुड़ता है और उसके करीब आने लगता है, जिस वजह से वो सोफे से टकराकर नीचे गिर जाती है। वही तो डर जाती है, उसे लगता है कि चैन उसे किस करने वाला है, तो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। वही को देखकर चैन को हंसी आ जाती है। वो उसके हेड पर अपना क्रेडिट कार्ड रखकर कहता है कि ये तुम्हारी फ़ीस है, तुम इस कार्ड को अपनी मर्ज़ी से जितना चाहो स्वाइप कर सकती हो। और हाँ, अब दूसरी जॉब का गलती से भी मत सोचना। वही कहती कि अनलिमिटेड कार्ड, आपको नहीं लगता कि ये मेरी फ़ीस से कई गुना ज़्यादा है? वो कहता कि तुम हो फैमिली में पैसों के लिए ही तो आई हो, फिर अब नौटंकी क्यों कर रही हो? ये बोलकर चला जाता है। देन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि ग्रैंडमा सब कुछ देख रही होती है। ग्रैंडमा उससे कहती कि तुम कितने रूड हो, तुम्हें एक लड़की के साथ पोलाइटली रहना चाहिए। चैन कहता है कि ग्रैंडमा को खुश रखना कितना मुश्किल है, ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ, मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती कि हाँ जाओ, हटो मेरे रास्ते से, मैं तो अपनी प्रीसियस ग्रैंड डॉटर से मिलने जा रही हूँ। वो वहीं से मिलती है और कहती कि मेरा ग्रैंडसन बहुत खड़ूस है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, और मैंने सुना था कि पहले तुम किसी हॉस्पिटल में सर्जन थी। वही कहती कि जी आपने सही सुना है, लेकिन मेरे हाथ में एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मैं दोबारा सर्जरी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब के लिए आई हूँ। ग्रैंडमा उससे हैंडशेक करते कहती है कि यहाँ आकर तुमने बहुत अच्छा किया और अब तुम्हें काम वाम की टेंशन छोड़कर अपने हाथ की केयर करनी चाहिए। वही कहती कि मैंने सुना है कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप रात में अच्छे से सो नहीं पाती है। मिस्टर हू ने मुझे यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए बोला है, तो मैं डेली रात में आपको मसाज दे दूँगी। ग्रैंडमा कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं चैन की नींद सोऊंगी, तुम्हें मेरे लिए रात रात तक जाकर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वही कहती कि अगर ऐसा है तो मेरा यहाँ पर क्या काम है। ग्रैंडमा उसे हिंट देते हुए कहती है कि एक्चुअल में तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हो, अब वो मैं तुम्हें खुलकर नहीं बता सकती। अच्छा होगा इस बारे में तुम मुझसे ही बात कर लेना। वही अपने मन में सोचती कि मैं समझ गई, वो खड़ूसी और इनफर्टाइल है, मैंने सोचा नहीं था कि उसके जैसे मस्कुलाइन मैन के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। एक सीन में वही अपने लगेज के साथ हू फैमिली के घर में आ जाती है। सर्वेंट उसे रूम में लेकर जाती है और कहती कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वही तो अपना रूम देखकर खुशी से पागल हो जाती है और कहती कि इतना बड़ा और ब्यूटीफुल रूम, ये रिच लोग इतने काइंड हार्टेड होते हैं क्या? इवन इस रूम के साथ तो बालकनी भी है। वो खुशी से बेड पर जंप करने लगती है और लग्जरी बाथटब में बैठकर खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही होती है। तभी चैन वहाँ पर आकर उसे देखने लगता है। वही सोचती कि कोई सर्वेंट रूम की क्लीनिंग के लिए आई होगी, तो वो उसे टॉवेल पकड़ाने को कहती है। चैन उसे टॉवेल पकड़ाता है तो उसका हाथ वही के हाथ से टच हो जाता है। वो जल्दी से खुद को टॉवेल से कवर करती है और पूछती कि तुम बिना नौकर के यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि ये मेरा घर है तो मुझे यहाँ पर नौकर के आने की क्या ज़रूरत है, और उसकी नज़र वही की बॉडी पर पड़ जाती है तो वो जल्दी से घूम जाता है। वही पूछती कि क्या तुम्हें ग्रैंडमा ने यहाँ पर आगे की प्रोसेस के लिए भेजा है। वो साय होकर कहता कि तुम ऐसी बातें डायरेक्ट कैसे बोल सकती हो। वो कहती कि इसमें इतना हेजिटेट करने की क्या ज़रूरत है, और तुम भी मत शर्माओ, तुम जानते हो पहले मैं डॉक्टर थी तो मैंने पहले भी ऐसे लोगों को ठीक किया है, मैन वुमन सब मेरे पास आते थे। चैन कहते कि इसका मतलब इसका इंटरेस्ट वुमेन में भी है, और वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता कि मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगी या नहीं। वो कहती कि ठीक है तो जाकर बेड पर लेट जाओ, मैं अपने टूल लेकर आती हूँ। चैन हैरान हो जाता है कि अब ये किस टूल की बात कर रही है। देन सोचता है कि हमारी न्यूली मैरिड लाइफ स्टार्ट हो रही है तो शायद ये कुछ स्पेशल करना चाहती है। देन वो बेड पर जाकर एक बुक पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वही कुछ मसाज के लिए ऑयल लेकर आती है। चैन पूछता है कि क्या अब तुम रेडी हो। वो हाँ कहती है तो वो उसे सीधा पेट पर खींच लेता है। वही तो डर जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहते कि वही जो एक मैन और वुमन को अकेले रूम में करना चाहिए, वैसे भी आज तो तुम कुछ स्पेशल करने वाली हो। ये कहते हुए वही को किस करने वाला था। वो चिल्लाते हुए कहती कि रुको, मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। वो उसके और क्लोज आकर कहते कि बस करो, तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हें परस्यू करूं। ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। वही गुस्से में से खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ भी लगा देती है। चैन भी गुस्से में कहता है कि मिस सू, मेरे सामने इनोसेंट होने का प्रिटेंड मत करो। वो उसे धक्का देकर बेड से उठती है और कहती कि आपने मेरे साथ एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में रखा है, ना कि किसी सर्वेंट के रूम में, तो बताओ इससे ज़्यादा तुम्हारी और क्या रिस्पेक्ट करूँ। ये जानकर कि ये चैन का रूम है वही तो बेड पर गिर जाती है और पीलो के नीचे से उसके हाथ में प्रोटेक्शन का पैकेट आ जाता है। अब उसे साफ साफ समझ आ गया था कि चैन उसे क्या चाहता है। वो कहती कि मैं ये सब नहीं करूँगी और यहाँ से जा रही हूँ। चैन कहता कि तुम यहाँ रुक सकती हो, बस एक चीज़ का ख्याल रखना,
आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके बारे में ग्रैंडमा को पता ना चले। ये बोलते हुए रूम से बाहर चला जाता है। इतने में वही के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है मॉम के मेडिकल बिल पे करने के लिए। वही तुरंत ही चैन के कार्ड से बिल पे कर देती है और उसका कार्ड वापस एक लेटर के साथ उसके रूम में रख देती है। इधर चैन तो बहुत गुस्से में होता है और वो खुद को कूल डाउन करने के लिए पानी पीता है। तभी उसके पास ग्रैंडमा आती है और पूछती है कि क्या तुमने वो गिफ्ट यूज़ किया जो मैंने तुम्हारे बेड पर रखा था। माना कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी वही के हाथ की इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो तुम्हें अभी उसका ख्याल रखना होगा। उसके साथ प्यार से रहो क्योंकि वो लड़की बहुत ही सेंसिबल और काइंड है। उतने में ही चैन के पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का नोटिफिकेशन आता है और वो सोचता है कि मैं इस लड़की के बारे में सही था, ये बस यहाँ पैसों के लिए आई है। ग्रैंडमा बहुत भोली है, लेकिन इसका क्यूट और इनोसेंट बनने का ड्रामा मेरे सामने अब और नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे चैन ग्रैंडमा और वही को गार्डन में देखता है। वही ग्रैंडमा की मसाज कर रही थी और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। चैन सोचता है कि ग्रैंडमा को मैंने इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है। वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि इसके बारे में वही को मत बताना। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है ये लड़की भी बॉस का दिल अभी तक जीत नहीं पाई है। वहीं पर चैन के दिमाग में चल रहा होता है कि ये लड़की पैसों की पुजारन है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा की खुशी के आगे ये पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते। तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम वही के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट्स लेकर जाओ। असिस्टेंट पूछता है कि मिसू को क्या अच्छा लगेगा। वो कहता है कि वो लड़की गोल्ड डिगर है तो उसे सब कुछ पसंद आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट वही के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है जिसमें ब्रांडेड ज्वेलरी, ड्रेसेस, कार्स वगैरह होती है। असिस्टेंट वही को बताता है कि ये सभी गिफ्ट बॉस ने आपके लिए भेजे हैं, इसमें से आपको जो पसंद आए ले सकती है। इवन आपको कुछ और भी पसंद हो तो आप हमें बता सकती हैं। वो ब्रांडेड पर्स की कॉस्ट देखकर कहती है कि ये तो मेरी एनुअल सैलरी से भी कई गुना ज़्यादा है और उन गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। असिस्टेंट कहता है कि ये बॉस का ऑर्डर है, आपको ये गिफ्ट लेने ही होंगे। वही उन्हें वहाँ पर रखने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रैंडमा आती है और पूछती कि क्या ये गिफ्ट चैन ने दिए हैं। चैन भी कितना ज़्यादा स्टूपिड है जो उसने तुम्हें ऐसी ड्रेसेस ला कर दी है। मैं तुम्हारे लिए फैशन डिज़ाइनर को घर पर बुलाऊंगी, वो तुम्हारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए ड्रेसेस रेडी करेगी। वही उन्हें मना करती है और कहती कि नहीं ग्रैंडमा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे तो इन गिफ्ट्स में भी कुछ नहीं चाहिए। इधर में चैन वहाँ पर आकर कहते कि क्या प्रॉब्लम है इन गिफ्ट में, क्या इनमें कोई कमी है। वही कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो रख लो, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो। ग्रैंडमा चैन को डांटने लगती है कि तुम वही के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। अभी के अभी ये सारे कपड़े लो और अपने रूम में लेकर जाओ। जब तक वही इन्हें ट्राई नहीं करेगी तो उसे समझ में कैसे आएगा कि ये ड्रेसेस उस पर अच्छी लग रही है या फिर नहीं। ग्रैंडमा के इंसिस्ट करने पर वो लोग ड्रेसेस लेकर रूम में आ जाते हैं। देन यहाँ पर वही ड्रेसेस पहनकर चैन को दिखाने लगती है। सबसे पहले वो ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आती है जिसे देखकर चैन शर्मा रहा था कि ये क्या है इतनी छोटी स्कर्ट। वही कहती कि मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की है। इसके बाद वो दूसरी ड्रेस पहन कर आती है। वो गाउन चैन को पसंद आती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसकी नेकलाइन कुछ ज़्यादा ही डीप है। वही को बार बार ड्रेस चेंज करने की वजह से चैन पर बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये कितना ज़्यादा मुड़ी है, इसे कुछ भी पसंद नहीं आता। फिर वो ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है। अब वो एक प्यारा सा गाउन पहन कर आती है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। चैन उसे देखता ही रह जाता है। वही कहती कि क्या ये भी अच्छा नहीं लग रहा, अब वापस से चेंज करके आऊँ। वो कहते कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर परफेक्टली सूट हो रही है और तुम इसमें अच्छी भी लग रही हो। वो उस ड्रेस का प्राइस टैग देखता है और फिर एकदम स्टाइल मारते हुए वो प्राइस टैग को निकालने जाता है, लेकिन वो प्राइस टैग उससे निकलता ही नहीं है। दिन बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि लग्जरियस कपड़े तुम्हारे ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं, कल मैं डिज़ाइनर को बुलाकर बहुत सारी ड्रेसेस बनवा दूंगा। वही कहती कि नहीं इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ पर बस जॉब करने के लिए आई हूँ। चैन सोचता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें बस जॉब लग रही है। वो उससे कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों को अपना काम का पार्ट मान लो और इन ड्रेसेस को एज ए यूनिफॉर्म रख लो। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वही सोच में पड़ जाती है कि वो फैमिली मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रही है और ग्रैंडमा मुझे कितना प्यार कर रही है, तो मुझे इनका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। फिर वो सारा सामान लेकर स्टोर चली जाती है उसे वापस करने के लिए और वहाँ पर एक सेल्स गर्ल आती है। वही उसे सारी बातें एक्सप्लेन करती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इन्हें रिटर्न करने आई हूँ। वो लड़की कहती कि ठीक है, आप वहाँ पर बैठकर वेट करना, थोड़ी देर में हमारा स्टाफ आकर इन सारी चीज़ों की क्वालिटी चेक करेगा, तभी हम रिटर्न कर पाएंगे। उसी स्टोर में हम वही के एक्स हस्बैंड जाओ को भी देखते हैं। वो वही को देख लेता है। वही जब स्टोर से जा रही होती है तो जाओ उसके पास आता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि मुझे छोड़ने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई है। देन वो वही से पूछते हैं कि तुम इतने लग्जरी स्टोर में क्या कर रही हो।
लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। वही कहती कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे तब भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, तो तुम अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर मेरे पास दोबारा मत आना। जाओ कहता है कि अरे तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने आया हूँ। मेरे और सेन के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वही कहती कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना सबके सामने मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो वो वही का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि लो मारो मुझे, कम से कम इसी बहाने तुम मुझे टच तो करोगी। ये बोलते हुए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इतने में सीन पीछे से चिल्लाते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब तुरंत पलट कर उसे देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वही यहाँ पर मुझे सिड्यूस करने आई थी, लेकिन मैंने उसे अपने क्लोज आने नहीं दिया। सिन गुस्सा हो जाती है और वही को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वही उसका हाथ पकड़ लेती है। सिन कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की, क्या तुम मरना चाहती हो। वो वही को बुरा भला सुनाने लगती है। वही कहती कि तुम पहले अपनी जुबान संभाल कर बात करो और अपने हस्बैंड को हैंडल करो, क्योंकि वही मेरे पास आकर मुझे तंग कर रहा था। वैसे भी ये मेरा फेंका हुआ ड्रेस है और मुझे ड्रेस को पिक करने की आदत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिन को तो गुस्सा आ जाता है और वो चीख कर कहती कि क्या बकवास कर रही हो, मेरा हस्बैंड तुम्हें सिड्यूस नहीं कर सकता, तुम ही उसके पास आई हो। जाओ कहते कि सही कहा मेरी वाइफ ने, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा। तभी सिन वही के हाथ में लग्जरी बैग देखती है और कहती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिर वो जाओ की तरफ देखकर मारने लगती है, क्या ये बैग तुमने इसे दिया है। वो कहता है कि नहीं डार्लिंग, मैं क्यों इसे बैग दिलाऊंगा, देखो तुम गुस्सा मत हो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सेन फिर वही से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टैंडर्ड के रिच आइटम लेने की, और वहाँ पर वो स्टाफ से कहती है कि ये बैग खरीदने की इसकी औकात नहीं है, जरूर ये बैग इसने चुराया है, इसकी अच्छे से चेकिंग करो और पुलिस को बुलाओ, न जाने इसने और क्या क्या चुरा लिया होगा। स्टोर का स्टाफ उसे पकड़कर उसकी तलाशी लेने लगता है। वही कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। सिन वही को मिस्ट्रेस कहती है और उसकी लाइव वीडियो बनाने लगती है, ये कहते हुए कि सबको पता चलना चाहिए। वही स्टोर के अंदर दो लेडीज़ वही के बारे में बात कर रही होती है कि ये लड़की एक मिस्ट्रेस है, लोगों के हस्बैंड और पैसे पर नज़र रखती है, जो सुनकर वही को अच्छा नहीं लगता। तभी वही की पॉकेट से चैन का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। चैन उस कार्ड को उठाकर जाओ से पूछती है कि क्या ये कार्ड तुम्हारा है। जाओ कहते हैं कि हाँ ये कार्ड मेरा है। इस पर वही उन्हें बताने लगती है कि ये कार्ड मुझे मिस्टर हु ने दिया है। चैन सरप्राइज होकर कहती कि क्या तुम चैन की बात कर रही हो, वो इतना ज़्यादा रिच पर्सन है, उनसे तो मैं आज तक कभी नहीं मिली, तो वो अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड तुम्हें क्यों देंगे। चैन और जाओ मिलकर वही को बुली करने लगते हैं कि ये लड़की खुद को डॉक्टर बताती है और इसने मेरे बेबी को जानबूझकर बेली में ही मार दिया था, और तो और मेरे हस्बैंड को सिड्यूस कर रही है। ये देखो इसने मेरे हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड चुरा कर अपने लिए ब्रांडेड बैग लिया है। लाइव रिकॉर्डिंग में सभी चीज़ें दिखने लगती है। वही कहती है कि शर्म आनी चाहिए, मिस्ट्रेस मैं नहीं तुम हो। इस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम पीटने के ही लायक हो, तुम देखना मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी जान ले लूँगी। वही हेल्प के लिए चैन का नाम लेती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी हेल्प के लिए यहाँ आ जाओ। चैन उसे एक और थप्पड़ लगाती है कि तुमने लाइव रिकॉर्डिंग में सिटी के रिचेस्ट पर्सन का नाम क्यों लिया। वही दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट फ़ोन लेकर उसके पास आता है और बताता है कि कुछ लोग आपकी वाइफ को बुली कर रहे हैं। चैन पूछता है कि ये मॉल में क्या कर रही है, ये लोग कौन है, इनका पता करो। असिस्टेंट बताता है कि मैडम वहाँ पर गिफ्ट को रिटर्न करने गई थी। तो सुनकर चैन असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से कार्ड निकालो। देन हम देखते हैं कि स्टोर का मैनेजर वहाँ पर आकर कहता है कि ये क्या हंगामा चल रहा है। चैन कहती है कि ये लड़की चोर है, इसने मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करते हुए उसका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और उससे शॉपिंग की है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप एविडेंस भी देख सकते हो। वही कहती कि ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये बैग मुझे चैन ने गिफ्ट किया है। आप स्टोर की परचेस हिस्ट्री देखो। स्टोर मैनेजर कहते कि ये सच है, ये बैग हु फैमिली ने ही ऑर्डर किया था। चैन गुस्से में वही के बाल पकड़ लेती है कि पहले तुमने मेरे हस्बैंड के पैसे चुराए और अब तुमने चैन के घर को भी चोरी कर लिया है। वही चैन को धक्का देकर खुद से दूर करती है। चैन जाओ से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। जाओ वही को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे सिन की बात माननी पड़ती है, इसलिए वो भी वही को स्लैप मारता है। चैन ये सब लाइव रिकॉर्डिंग में देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि ये मैडम का एक्स हस्बैंड है, उसने मैडम को चीट करके रिच फैमिली की डॉटर से सेकंड मैरिज की है। इतने में चैन के पास ग्रैंडमा का कॉल आता है कि ये तुम्हारे और वही के बीच क्या चल रहा है। उसने तुम्हारे अकाउंट से जो पैसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए लिए थे वो तुम उसे वापस क्यों मांग रहे हो। वो पूछते कि ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो। ग्रैंडमा बताती कि मुझे तुम्हारे रूम में वही का लिखा हुआ लेटर मिला है, उसमें उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो तुमसे कोई गिफ्ट और पैसे लेना नहीं चाहती और जो पैसे उसने लिए हैं वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगी। जो सुनकर चैन सोचता है कि मैंने वही के बारे में कितना गलत सोच लिया था। वही दूसरी तरफ जाओ वही को थप्पड़ मारता है तो उसके लिप से ब्लड आने लगता है। वही कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन सच को बदल नहीं सकते कि तुम दोनों एक नंबर के कमीने हो।
सीन कहती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। वो लिपस्टिक से उसका पूरा फेस खराब कर देती है। इतने में चैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वही को अपनी जैकेट से कवर करता है। सिन चैन को अंकल कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिन के मॉम और चैन की ग्रैंडमा फ्रेंड्स हैं और सिन के मॉम की कंपनी हु कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा अपने फ़ोन में सीन और जाओ की वीडियो देख रही होती है जिसमें उन्हें पनिश किया जा रहा था। उन्हें देखकर कहती कि ये लोग कितने डिस्गस्टिंग हैं। वही पूछती कि आप क्या देख रही हो। ग्रैंडमा कहती है कि कोल्सियो की लव स्टोरी। तुम बताओ चैन बहुत दिनों से कहाँ गायब है। वो बताती कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है, लेकिन एक्चुअल में चैन पहले ही सिटी में वापस आ चुका था। वो वही को अवॉइड कर रहा था। ग्रैंडमा सोचती कि कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा इन दोनों को एक करने का। वो वही का हाथ पकड़ कर कहती कि ये फालतू के काम करना बंद करो और मेरी हेल्प करो केक बनाने में। तुम्हें पता है ना कि अब मेरे हाथ कोई भी काम करने में कांपने लगते हैं। देन वो दोनों केक बेक करते हैं। वही दूसरी तरफ हमें चैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन का असिस्टेंट उसे कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन चैन वही के बारे में ही सोच रहा होता है। असिस्टेंट चैन से पूछता है कि बॉस आपको क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। वो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। चैन फिर से वियर्ड साउंड निकालने लगता है जिस पर असिस्टेंट सोफे से उठ जाता है और कहते हैं कि बॉस क्या बात है, आप ये सब करके मुझे डरा रहे हो। चैन स्माइल करते हुए उसके पास आता है और उसे धक्का देकर सोफे पर बिठा देता है। अब असिस्टेंट और ज़्यादा डरने लगता है कि बॉस को अचानक क्या हो गया है, कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करते हैं। उसे लगता है कि चैन अब उसे किस करने वाला है, तो वो चैन के फेस के आगे अपना हाथ अड़ा देता है। तो चैन उसका सर पकड़ के कहता है कि मैं कुछ दिनों से एक लड़की के बारे में सोच रहा हूँ और जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब आप उस लड़की से प्यार करते हो। मैंने ड्रामा में देखा है जब किसी हीरो को प्यार होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। वही दूसरी तरफ हम वही को देखते हैं जो चैन के लिए केक लेकर ऑफिस आती है और रिसेप्शन पर कहती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर हु से मिलने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट एक फ्लैशबैक याद करती है जब चैन की सेक्रेटरी ने उसे पैसों से भरा बैग देते हुए कहा था कि जब भी कोई यंग वुमन चैन से मिलने के लिए ऑफिस आए तो तुम्हें उसे यहाँ से वापस भेजना होगा। तो वो रिसेप्शनिस्ट वही को वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहे मिस्टर हु से मिल सकती हो, क्या तुम्हारे पास मिस्टर हु से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है। वही कहती कि नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है क्योंकि मुझे चैन से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। रिसेप्शनिस्ट वही की इंसल्ट करते हुए कहती कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ना कि सब्जी मार्केट जहाँ तुम जब चाहे मुंह उठाकर आ जाओ। वही से एक्सप्लेन करती है कि मैं ग्रैंडमा की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर चैन के लिए केक लेकर भेजा है, तो प्लीज़ मुझे उनके ऑफिस में जाने दो। रिसेप्शनिस्ट को वही की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उसे बुरा भला सुनाने लगती है और वहाँ से जाने को कहती है। वही कहती कि बस बहुत हो गया, तुम मुझे चैन से मिलने से रोक नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट वही के हाथ से केक लेकर फ्लोर पर फेंक देती है और उस पर किक मारती है। वही को याद आता है कि चैन ने उससे कहा था कि फ्यूचर में कोई भी उसे बुली करे तो वो तुरंत ही उसे कॉल करे। तो वो कहती है कि मैं चैन को कॉल करती हूँ, तुम देखना वो तुम्हें कैसे हैंडल करता है। लेकिन चैन अपने ऑफिस में नहीं होता और लिली उसका कॉल कट कर देती है। कॉल ना आंसर करने की वजह से रिसेप्शनिस्ट वही का मजाक बनाती है और वो गार्ड को बुलाकर उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकालने को कहती है। गार्ड उसको ज़बरदस्ती पकड़ने लगते हैं। इधर चैन अपने ऑफिस के काम में बिजी होता है, तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है। ग्रैंडमा प्यार से पूछती कि बेटा क्या तुमने वो केक खा लिया, मैंने ही तुम्हारी वाइफ को उसकी रेसिपी बताई थी। चैन को कुछ समझ नहीं आता तो ग्रैंडमा समझाती है कि लगता है वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेकिन वो तो कब से घर से निकल गई थी। मैंने उसे एक न्यू केक रेसिपी दी थी ताकि वो जाकर तुम्हें टेस्ट करवा सके, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई। चैन फ़ोन रखने के बाद टाइम चेक करता है और देखता है कि वही का मिस कॉल आया था। वो तुरंत नीचे भागता है जहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा कर रही होती है। चैन आकर उसे समझाता है और वही को कंट्रोल में लाता है। रिसेप्शनिस्ट बदतमीजी से वही के बारे में बातें करने लगती है। चैन पूछता है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी से नहीं बताई। वही कहती कि मैंने बताई थी, लेकिन ये मेरी बात सुनने को रेडी नहीं थी और मजाक उड़ा रही थी। असिस्टेंट गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बदतमीजी कर रही हो। सब हैरान हो जाते हैं। चैन गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था ना। वही कहती कि तुम मुझसे बात मत करो, जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने मेरा कॉल कट कर दिया। चैन समझाता है कि ठीक है सॉरी। वो गार्ड को बुलाकर रिसेप्शनिस्ट को वहाँ से निकलवा देता है। तभी लिली भी वहाँ पर आ जाती है। चैन सभी स्टाफ को बुलाकर कहता है कि इस फेस को याद कर लो, अगर मैं कभी भी यहाँ पर आए तो उसे सीधा मेरे रूम तक ले जाना, अगर किसी ने भी उसे बुली किया तो देख लेना। देन चैन लिली को मेडिकल किट लाने के लिए भेजता है और वही को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में चैन वही की चीन पर लगी चोट को चेक करता है। दोनों की क्लोजनेस बढ़ने लगती है, दोनों किस करने ही वाले होते कि असिस्टेंट आकर इंटरप्ट कर देता है। चैन को तो गुस्सा आ जाता है और असिस्टेंट को भी रिग्रेट होता है कि गलत टाइम पर आ गया।
थोड़ी देर बाद चैन इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल जाता है। वही केबिन में अकेली बैठकर वेट करती है। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती को थैंक यू कहना चाहिए। नर्सिंग होम की सारी फीस उसने पे कर दी। वही इमोशनल हो जाती है। उसे समझ आता है कि चैन दिल से एक काइंड हार्टेड पर्सन है, जैसा वो सोचती थी वैसा नहीं। इतने में लिली आती है और वही के लिए एक ड्रेस लाती है। ड्रेस चेंज करने के बाद लिली एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आती है और कहती कि बॉस ने कहा है कि हम क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं, आपको भी साथ चलना है क्योंकि क्लाइंट की वाइफ भी वहाँ पर आ रही है। बॉस चाहती कि एक अच्छा रिलेशन दिखे, ये गिफ्ट आप क्लाइंट को दे देना। वही हाँ बोल देती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो स्टाफ को ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन लिली स्टाफ से कहती है कि मेन्यू मेरे अकॉर्डिंग चेंज करो, उसके नहीं तो हम कोलैबोरेशन ख़त्म कर देंगे। स्टाफ डर जाती है। लिली जानबूझकर प्रेग्नेंट वुमन के लिए खाने वाली डिशेस ऑर्डर करती है ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिली ने गिफ्ट में एक स्टेच्यू रखी थी। वो स्टेच्यू उनके घर में रखी जाती है जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज आने वाले होते हैं। अब यहाँ पर क्लाइंट वो गिफ्ट देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और चैन पर चिल्लाने लगता है। चैन वही की तरफ देखता है। वही कहती कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर वो गिफ्ट को देखती है और कहने लगती कि ये स्टेच्यू तो बड़ी प्यारी है और बहुत ही पीसफुल है। वो क्लाइंट गुस्से में कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इस वजह से यहाँ पर तुम लोग हमारी प्रेगनेंसी का मजाक बना रहे हो। चैन उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो क्लाइंट कोलैबोरेशन तोड़ने के लिए कहता है या फिर कहता है कि अपनी वाइफ से कहो कि नील डाउन होकर माफ़ी मांगे। चैन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे लॉस होगा चलेगा, लेकिन मैं मेरी वाइफ को नील डाउन करने के लिए कभी नहीं कह सकता हूँ। इतने में यहाँ पर उस क्लाइंट की वाइफ आ जाती है, जिसे वो खाने को देखकर वॉमिट फील होने लगता है। यहाँ पर वही उसे चेक करने के लिए चली जाती है। क्लाइंट उसे अपनी वाइफ से दूर करता है, लेकिन उसकी वाइफ वही को देखकर पहचान जाती है कि ये तो डॉक्टर वही है, क्योंकि वो वही से ही इलाज करवाती थी। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वही यहाँ पर उसे चेक करती है, जहाँ पर पता चल जाता है कि उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है। खुशखबरी उसके हस्बैंड को दे देती है। यहाँ पर क्लाइंट तो खुश हो जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वही कहती कि आप चाहो तो हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकते हो। उसकी वाइफ कहती कि मुझे डॉक्टर वही पर पूरा भरोसा है, मैंने उनसे कई सारी ट्रीटमेंट ली है। फिर वो क्लाइंट चैन से माफ़ी मांगने लगता है, साथ में वही से भी, और कहता है कि ये स्टैच्यू तो हमारे लिए एक बहुत ही प्रीसियस गॉड गिफ्ट की तरह आई है, जिसने हमारे घर में खुशियाँ भर दी। लिली भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो तो डील कैंसिल करवा कर वहीं पर ब्लेम डालना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। क्लाइंट के जाने के बाद लिली का भी पर्दाफाश हो जाता है। चैन को तो लिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लिली उससे माफ़ी मांगती है और साथ में वही से भी। वही कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ करने नहीं बैठी हूँ, तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। चैन उसे सेक्रेटरी की पोजीशन से हटा देता है और लास्ट वार्निंग देता है कि अगर दोबारा कुछ किया तो नेक्स्ट टाइम तुम कंपनी से बाहर होगी। अब घर जाने के बाद चैन पूछता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्टैच्यू की वजह से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। वही उसे समझाने लगती है कि देखो साइंटिस्ट और डॉक्टर भी गॉड में भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि जब डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं तो आखिरी उम्मीद गॉड से ही होती है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। यहाँ पर चैन को तो कुछ समझ नहीं आता और वही को लग रहा होता है कि चैन इनफर्टाइल है। यहाँ पर वो उसे अपना शर्ट उतारने के लिए कहती है, लेकिन चैन खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और शर्माने लग जाता है। वही कहती कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम क्या कोई लड़की हो, मैंने बस तुम्हें अपना शर्ट निकालने के लिए कहा है। चैन कहता है कि तुम्हें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पर वो उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। वही भी उसे किस बैक करती है। देन वही को याद आता है कि चैन उसका बॉस है और वो उसकी एम्प्लॉय, तो वो उसे अपने से दूर करती है। चैन कहते हैं कि तुम चाहती थी ना कि मैं शर्ट निकालूं, तो मैं शर्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन वही यहाँ पर नर्वसनेस की वजह से उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर वही को समझ आ रहा होता है कि धीरे धीरे उसके दिल में चैन के लिए फीलिंग्स आ चुकी है। देन हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है। ड्रॉवर के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट रखे होते हैं, वो उन्हें खोलने वाली थी, लेकिन इतने में ग्रैंडमा उसे बुला लेती है, जिसके बाद वही और थिंक करने लग जाती है कि शायद मिस्टर चैन की शादी पहले ही हो चुकी है। हो सकता है कि उनकी वाइफ अब्रूड गई हो या फिर कुछ समय बाद वापस आने वाली हो, लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि एज अ हस्बैंड उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो मैं उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करूँगी। दूर से यहाँ पर ग्रैंडमा और चैन भी उसे देख रहे होते हैं। ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम्हारा रिलेशन भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वही के लिए ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। वो बेचारी कितनी काइंड हार्टेड है, कभी कोई चीज़ मांगती ही नहीं है सामने से, तो तुम्हें उसके लिए सरप्राइज़ तो अरेंज करना ही चाहिए। देन बाद में यहाँ पर चैन अपने काम पर लग जाता है। देन वही जा रही होती है हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, जहाँ पर चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ,
लेकिन वही उसे मना कर देती है और हॉस्पिटल चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने। उसी सेम हॉस्पिटल में हम सिन और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर सिन एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि लास्ट ऑपरेशन की वजह से बच्चे को बचा पाना मुश्किल है। अगर हमने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो मॉम की जान भी खतरे में आ सकती है। लेकिन अनपढ़ गवार जाओ को कुछ समझ नहीं आता, नहीं सिन को कुछ समझ में आता है। यहाँ पर वो लोग कहते कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें दोनों के दोनों सिक्योर चाहिए। तो डॉक्टर भी तंग आकर उन्हें कुछ मेडिसिन दे देते हैं। फिर वो लोग जा रहे होते हैं तो वो वही को देख लेते हैं। वो लोग चुपके से उसकी बातों को सुनने लगते हैं। यहाँ पर नर्स वही से पूछ रही होती है कि वो फैमिली में तुम एज अ थेरेपिस्ट कैसे काम कर रही हो। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है, जहाँ पर सिन को समझ आ जाता है कि ये तो नॉर्मल सी थेरेपिस्ट ही है। इतने में सिन को उसके मॉम का कॉल आता है। उनकी बात सुनकर वो खुश हो जाती है। जाओ पूछता है कि ऐसी कौन सी बात तुम्हें पता चल गई जो तुम इतना खुश हो रही हो। सिन बताने लगती कि नेक्स्ट वीक में मिस्टर चैन की वेडिंग है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाले हैं। एक्चुअल में ये एक वेडिंग है, लेकिन एक पार्टी की तरह होगी, जहाँ पर वो सभी के सामने अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर कहने लगती कि देखना, जैसे ही उनकी वाइफ आएगी ना, इस वाइफ को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं इससे डील कर लूंगी। फिर तो मिस्टर चैन भी इसे बचाने के लिए नहीं रहेंगे। उसके बाद चैन और असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर चैन पार्टी की सारी अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में लगा था। बाद में वो कहता है कि सिटी के सभी लोगों को बुलाना, और जो भी लोग यहाँ पर वही को जानते हैं उन सभी को भी। असिस्टेंट कहता है लेकिन वही तो सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही है। तो फिर चैन उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वही की तो कोई फैमिली ही नहीं है। वो उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि वही के पास तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। चैन अपना फ़ोन नोटिस करता है, जहाँ पर वही ने उसे पैसे भेजे होते हैं। चैन को कुछ समझ नहीं आता तो वही को कॉल करके पूछने लगता है। वही कहने लगती है कि तुमने मेरी मॉम के बिल पे किए थे ना, तो वही मैं तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। इनको तो गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि हम कपल्स हैं, हम शादीशुदा हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वही उसकी बात नहीं सुन पाती, क्योंकि एक बच्चा उसे धक्का दे देता है और ये सारी बात वो मिस आउट कर देती है। और वो कहने लगती कि मैं इस जॉब को क्वाइट करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। बाद में वही घर आती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाती है। इतने में चैन आता है, जो कि वही को लेकर ऊपर चला जाता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्वाइट क्यों करना है। वही कह देती है कि बस अब मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। चैन उसे समझाता है कि ग्रैंडमा को बुरा लगेगा। वही कहती कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। और फिर वो जाने लगती है, जहाँ पर असिस्टेंट अपनी आंख बंद करते हुए आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता कुछ चल रहा हो। फिर वही यहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट ने उनकी बातों को सुन लिया था। वो चैन को रिंग देने लगता है। चैन उस रिंग को फेंक देता है और कहता है कि क्या फ़ायदा है इस रिंग का अब। देन बाद में यहाँ पर वो कहता है कि झगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ख़त्म ही हो गया है। अब चैन को यहाँ पर एक और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। तो असिस्टेंट उसे आइडियाज़ बताने लगता है और वो नोट डाउन करता है। इसके बाद घर में डेकोरेशन होने लगता है। वह यहाँ पर स्टाफ से पूछती कि आखिर चल क्या रहा है। स्टाफ बताती है कि बॉस अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाले हैं। वो यहाँ पर उसे सारे में बता रही होती है, लेकिन वही को तो लग रहा था कि ओ उसकी वाइफ लगता है अब्रॉड से वापस आ रही है। जिसके बाद चैन और ग्रैंडमा पर्सनली जा रहे होते हैं वही की मॉम को पिक करने के लिए। बाद में वही घर पर होती है, जहाँ पर जाओ, सिन और सिन की मॉम आते हैं। वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा, ताकि ग्रैंडमा हमारी कंपनी में और भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। फिर जैसे वो लोग गार्डन एरिया में होते हैं तो वहाँ पर वही को देखते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो वही सिर्फ एक थेरेपिस्ट ही थी। तो वो लोग फिर से उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वही उन्हें इग्नोर कर देती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर गेस्ट आ ही रहे थे, वही भी उन्हें सर्व करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सिन उसे यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश करने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। सभी लोगों के सामने उसे मर्डर बुलाती है, अपने बेबी का मर्डर करने के लिए। वही को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो चाय उसके मुँह पर फेंकने की धमकी देती है, लेकिन सिन कहती कि रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इन दोनों में तो यहाँ पर झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जाओ यहाँ पर वही को पकड़ लेता है। वो लोग उसका हाथ लेकर टेबल के पास चले जाते हैं और उसके हाथ पर चाकू मारने ही वाला था। इतने में वहाँ पर वांग आ जाता है, जो कि चिल्लाकर उन्हें पीछे करता है और जाओ को मारने लगता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ ये सब करने की। जिन समझ जाती है कि ओ तो तुम इसे मैडम बुला रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा लवर है। कम से कम अपनी एज का तो ख्याल रखो, तुम्हारी बेटी की उम्र की है यो। वांग को तो और गुस्सा आता है, वो सिन को भी यहाँ पर मारता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी फैमिली लड़ने झगड़ने लग जाती है। सिन वही की मॉम की बात करते हुए उसे डराने धमकाने लगती है। वही को अब उसकी बातें सहन नहीं होती है, वो सिन को मारने लगती है। वांग उसे रोकता है, लेकिन वही कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे आज रोको मत।
अब वो उसके बाल घसीटते हुए उसे बाहर लेकर जाती है। इधर ग्रैंडमा और चैन वही की मॉम को लेकर आ जाते हैं। वही की मॉम ऊपर चली जाती है। वो लोग वही और उसकी मॉम की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडमा भी नीचे से सब देख रही थी। ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वो जल्दी से ऊपर चली जाती है। ग्रैंडमा उनसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ ऐसा बिहेव करने की। वही कहती है कि बहू शायद आपसे गलती हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। वो सभी को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगती है, जहाँ पर वही खुद भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो चैन से पूछती है कि आज तो तुम अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाले थे, तो फिर ये सब क्या है। चैन कहते कि तुम ही तो मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें ही तो प्रपोज करने वाला था। वही को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर उन लोगों को वही से और मॉम से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है। वो लोग माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सारा का सारा ब्लेम सिन जाओ पर और जाओ सिन पर डाल रही होती है और वो लोग आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहती कि अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी कंपनी से आप सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले रही हूँ। अब जो करना है खुद के बलबूते पर करना। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी कंपनी कैसे ग्रो करती है, क्योंकि मैं मिनटों में तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगी। देन यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। बाद में ग्रैंडमा और वही की मॉम उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। अब जाकर उन लोगों की गलतफहमी क्लियर होती है। वही कहती कि मैं तो एज अ थेरेपिस्ट यहाँ पर आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो और तुमने मेरे साथ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। और वो सर्टिफिकेट क्या है और तुम्हारी रियल वाइफ कौन है। चैन उसे साथ रहने के लिए कहता है और बताता कि ये सब ग्रैंडमा की वजह से हो रहा है। ग्रैंडमा ने न्यूज़ पर यह फैलाया था कि मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में ग्रैंडमा को बहू ढूंढना था। और जो सर्टिफिकेट साइन हुआ था वो मैरिज वाला ही तो था। मुझे लगा तुम्हें सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन शायद तुमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही थी कि ये तुम्हारा जॉब है। और बता दे कि और मेरी कोई एक्स वाइफ नहीं है, तुम ही मेरी सबसे पहली वाइफ हो। वही कहती लेकिन वो सर्टिफिकेट, वो कहते कि वो तुम्हारा ही तो था जो मैंने रखा था, तुमने उस दिन खोलकर देख लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। फिर वो लोग पार्टी में आते हैं, जहाँ पर सभी के सामने चैन उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और उसी तरह जैसा कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था। वो नील डाउन होकर एक प्रॉमिस रिंग भी देता है और वही को शादी के लिए प्रपोज करता है। वही कुछ जवाब नहीं दे रही होती तो वो सैड हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि देखिए मैडम ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो मौका है बोलते जाइए, उनकी तारीफ करते जाइए। तो बेचारा चैन बोले ही जा रहा था। साथ ही सभी लोग भी वहाँ पर उन लोगों को चीयर अप कर रहे थे। वही उसे हाँ बोल देती है, वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वही हॉस्पिटल गई थी और वही के हाथ का फाइनली एक ऑपरेशन होने वाला था, जिसके बाद वो वापस से सर्जरीज कर सकती है। फिर हम यहाँ पर सिन को देखते हैं जो कि बेड पर होती है और बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था उस बेबी की वजह से। वो रोते हुए वही से अपनी सर्जरी करने के लिए कहती है, क्योंकि आज शायद सिन की जान भी जा सकती है। वो बेबी तो ऑलरेडी पेट में ही मर जाएगा, लेकिन सिन को बचा पाना भी बहुत मुश्किल होगा। सिन उससे कहती कि देखो प्लीज़ तुम मेरी जान बचा लो, मैंने तुम्हें पहले जो कुछ भी कहा हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वही उससे कह देती है कि देखो मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोहराऊं, तो मैं फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। वो उसको ऑपरेशन करने से मना कर देती है, तुम्हारा ऑपरेशन कोई और डॉक्टर कर देंगे, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है। चैन उसे समझाता है तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन सिन ने तुम्हारे साथ जो किया है वो इसी लायक है, और वैसे भी हमें यहाँ के डॉक्टर्स पर भरोसा करना चाहिए, एटलीस्ट उसकी जान तो नहीं जाएगी। फिर वायु उससे कहने लगती है कि मुझे सर्जरी करने से अब डर लग रहा है, मैंने बहुत टाइम से ऑपरेशन नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर फिट भी होंगी या नहीं। चैन उसे कॉन्फिडेंस देता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जल्दी हमारी ग्रैंड वेडिंग भी तो होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।